जय हिंद। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनाव की घोषणा की है? फ्रांस ने। यूरोपीय संसदीय चुनाव हुए हैं जिसमें फ्रांस की जो सरकार है वर्तमान इम्मैनुअल मैक्रोन की, उसकी हार हुई है यहाँ पर, और इनकी जो विरोधी पार्टी है मरीन पे पार्टी, इसकी जीत हुई है। इसके बाद फ्रांस की संसद को भंग कर दिया गया है इम्मैनुअल मैक्रों द्वारा, और यहाँ पर मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की गई है। यहाँ पर चुनाव 2027 में होने, लेकिन इस पार्टी की हार होने पर अब जुलाई 2024 में यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे चुनाव, क्योंकि ओलंपिक 2024 का आयोजन भी यहीं पर होना है। तो ओलंपिक के पहले यहाँ पर वापस नई सरकार का चुनाव होना है। तो पेरिस में ओलंपिक भी होने वाले, 2024 के ओलंपिक होंगे 33वें क्रम के। इम्मैनुअल मैक्रोन जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था अभी हाल ही में, उसके मुख्य अतिथि भी रहे थे फ्रांस के राष्ट्रपति। और इसमें पहले स्थान पर राज्यों की श्रेणी में किस झांकी को मिला था? तो उड़ीसा की झांकी को पहला स्थान मिला था राज्यों की श्रेणी में, और मंत्रालय की श्रेणी में संस्कृति मंत्रालय को पहला स्थान मिला था। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। इसकी बात करें तो इसकी प्रमुख वर्तमान में उर्सुला बांजी है। स्थापना इसकी रोम की संधि से होती है। वर्तमान में 27 देश सदस्य है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में। लल्लन टॉप रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन है, और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन है। हंगरी के राष्ट्रपति तमस सुलियोक, सिंगापुर के राष्ट्रपति लॉरेंस वोंग, आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मालदीव के प्रधानमंत्री डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेको, और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिले विक्रम सिंघे। और अभी जो हमारे 7 पड़ोसी देश है, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष है यह भी शामिल हुए थे हमारे मोदी जी के जो शपथ कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, उसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? तो यह बिल गेट्स की आत्मकथा है। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आ रही है सोर्स कोड नाम से, और 2025 में यह आएगी। प्रारंभिक जीवन का जो इनका संघर्ष था उसका इसमें उल्लेख है। मार्केट कैप के आधार पर सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है? तो वह भी माइक्रोसॉफ्ट है, सर्वाधिक मार्केट कैप वाली। और दूसरे स्थान पर अभी हाल ही में एनीविडिया कंपनी आई है, एप्पल को हटाकर। लल्लन टॉप प्रश्न, द विनर्स माइंडसेट, यह पुस्तक शेन वॉन की है। द कॉन्स्पिरेंसी, गोटाबाया राजपक्षे की है। नाइफ, यह सलमान रुश्दी जी की। और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, श्रेम पित्रोदा जी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अलगराज के द्वारा जीता गया है। फ्रेंच ओपन 2024 यह साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है। पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, और यह क्ले कोर्ट पे खेला जाता है फ्रेंच ओपन, और इसे ही रोलैंड गेरोस भी कहा जाता है, और यह पेरिस में खेला जाता है। तो इसका 123वां नंबर था। यह मेल में कार्लोस अलगराज के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है, और इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेब्रोव को। और फीमेल में ईगा स्विटेक द्वारा जीता गया है, और लगातार यह तीसरी वर्ष जीता गया है, 22, 23, और इन्होंने 24 में भी जीता है। पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्विटेक, और हराया है जेस्मिन को, जो कि जर्मनी की खिलाड़ी थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल का खिताब किसने जीता था? तो यह रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने जीता था, और रोहन बोपन्ना इसे जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने युगल में, ठीक है। और यह ग्रैंड स्लैम विजेता भी सबसे उम्रदराज बन गए रोहन बोपन्ना। थाईलैंड ओपन यह बैडमिंटन का है, और इसे सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता है, और यह दूसरा खिताब था 2024 का इन्होंने जीता है, और पहला खिताब फ्रेंच ओपन था। थॉमस और उबेर कप का विजेता चीन रहा है, चीन में इसका आयोजन हुआ था, और किसे हराकर जीता? इंडोनेशिया को। मलेशिया मास्टर्स की उप विजेता कौन रही है? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है, पीवी सिंधु इसकी उप विजेता रही। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? तो यह स्लोवाकिया है। आर्टेमिस मिशन यह नासा का है, जो कि यूएसए की अंतरिक्ष एजेंसी है, और पुनः मानव को चांद पर भेजने का यह मिशन है। 41वां सदस्य इसका पेरू बना था, और 42वां सदस्य स्लोवाकिया बना है। और जो रॉबर्ट फेको है, उन्हीं यहाँ के प्रधानमंत्री स्लोवाकिया के, अभी हाल ही में इन पर हमला हुआ था। मनुष्य को वापस पर चांद पर भेजने का मिशन है यह आर्टेमिस मिशन। 1969 में, इससे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग नासा के द्वारा ही भेजे गए थे चांद पर। इसमें भारत भी शामिल है आर्टेमिस मिशन में। पेरू की राजधानी लीमा है। लल्लन टॉप प्रश्न है, एससीओ संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम 9वां सदस्य ईरान बना है। नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन बना है। G20 का 21वां सदस्य अभी हाल ही में जो 2023 में भारत में हुई थी मीटिंग, तब अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना है। इसका अदीस अबाबा इथोपिया में मुख्यालय है। ब्रिक्स में अभी 5 नए देश शामिल हुए हैं, यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया और मिस्र। और शामिल होने से किसने मना कर दिया था? तो अर्जेंटीना के द्वारा मना कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? राजनाथ सिंह जी को।
मोदी कैबिनेट 3.0 का गठन हो चुका है। 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आया था। एनडीए को कुल 292 सीटें मिली थी, जिसमें से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसे 240 सीटें मिली। 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी जी द्वारा ली गई है तीसरी बार, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई गई है। कैबिनेट मंत्री के रूप में 30 मंत्रियों द्वारा स्वतंत्र प्रभार मंत्री 5 और राज्य मंत्री 36 होंगे। तो कुल प्रधानमंत्री सहित कितने मंत्री हो गए? तो 72, कुल 72 मंत्री हो चुके हैं। मिनिस्ट्री में कुल कितने मंत्री हो सकते हैं मैक्सिमम? तो यह 91, 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संशोधन किया गया था कि लोकसभा की कुल संख्या का 15% से अधिक मंत्री नहीं होंगे, अर्थात 543 का 15%, 82, अधिकतम 82 मंत्री हो सकते हैं पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी जी द्वारा ली गई है। कैबिनेट मंत्री 30 बनाए गए हैं। ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं। स्वतंत्र प्रभार मंत्री और राज्य मंत्री रहते हैं, जो कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्री के अंडर कार्य करते हैं। इनके लिए कोई अलग से मंत्रालय नहीं होता है, ये इनके अंतर्गत ही काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री या स्वतंत्र प्रभार मंत्रियों के नीचे राज्य मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह जी, नितिन गडकरी जी, सड़क और परिवहन मंत्री जेपी नड्डा जी यह पहली बार नए बने इस बार। स्वास्थ्य मंत्री बने शिवराज सिंह चौहान जी, यह कृषि मंत्री बने जो मध्य प्रदेश से आते हैं, विदिशा सीट से यह जीत के आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ही हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, मनोहर लाल खट्टर जी, इन्हें आवास और शहरी मंत्री बनाया गया है। पीयूष गोयल जी यह वाणिज्य और उद्योग मंत्री बने। धर्मेंद्र प्रधान जी यह पुनः से शिक्षा मंत्री ही बने। जीतन राम मांझी यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री बने। लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री बने। सर्बानंद सोनोवाल यह बंदरगाह, जहाजरानी, जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। वीरेंद्र कुमार। राम मोहन नायडू को विमानन मंत्रालय मिला है। प्रहलाद जोशी जी को उपभोक्ता मामलों के मंत्री बनाया गया है। जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री बने। जुएल ओराम। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव यह रेल मंत्री बने वापिस से और सूचना एवं प्रसारण मंत्री। ज्योतिराज सिंधिया इन्हें पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास एवं दूरसंचार मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव यह पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री बने। भूपेंद्र जी यादव। आगे देखते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत यह संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। अन्नपूर्णा देवी यह महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी है। अन्नपूर्णा जी पहले स्मृति ईरानी थी। किरण रिजिजू यह संसदीय कार्य मंत्री, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बने हैं वर्तमान में किरण रिजिजू। तो यह कुछ मंत्रालय है और उनके प्रमुख मंत्री है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। चिराग पासवान इन्हें खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस 2024 कब मनाया गया? 9 जून को। अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार दिवस यह 9 जून को मनाया गया है, क्योंकि 9 जून 1948 को ही अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखाकार परिषद की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। और यह मनाने की घोषणा कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय लेखाकार दिवस? तो 2007 में इसकी घोषणा होती है। लल्लन टॉप प्रश्न है अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम में 1861 में इसकी स्थापना होती है कोलकाता में। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा किसके द्वारा गया था? जेम प्रिसेप के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति के रचिता कौन है? हरिसेन है, और यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन, इनके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया। हाल ही में फोनपे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी की है? तो श्रीलंका की कंपनी पिकमी इसके साथ साझेदारी की है। फोनपे यह भारत की और पिकमी जो कि श्रीलंका की कंपनी है, इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए। इसके लिए इन दोनों के मध्य समझौता हुआ है। यूपीआई इसके द्वारा ही भारत में चलाया गया है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है। लल्लन टॉप प्रश्न है यूपीआई अपनाने वाला फर्स्ट यूरोपीय देश कौन सा बना है? तो यह फ्रांस बना है। और फर्स्ट अरब देश यूएई बना है। यूपीआई एग्रीमेंट करने वाला फर्स्ट दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा बना है यूपीआई के साथ एग्रीमेंट करने वाला? तो यह पेरू देश बना है। हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? सेबी को सम्मानित किया गया है। एशियन बैंकर्स के द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेट के सम्मान से सेबी को सम्मानित किया गया है। सेबी यह शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी अभी हाल ही में 2 पहल लॉन्च हुई थी, सारथी पहल 2.0 और T+1 सेटलमेंट।
अर्थात जो शेयर मार्केट में वह जो अमाउंट है जो जीता गया है वह एक दिन के बाद ही ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसे T+1 सेटलमेंट कहा गया है, जिससे बाजार में तरलता में अधिकता हुई है इस सेटलमेंट के कारण। तो इन पहलों के कारण सेबी को सम्मानित किया गया है। सेबी, जिसे शेयर बाजार या द्वितीयक बाजार या स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, इनको रेगुलेट करता है। सेबी की स्थापना 1998 में होती है, लेकिन इसके लिए एक्ट 1992 में आया था। मुंबई में इसका मुख्यालय है और माधवीपुरी बुच इसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष है वर्तमान में। लल्लन टॉप प्रश्न है, एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 1875 में इसकी स्थापना होती है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसका सूचकांक है सेंसेक्स, और जिसमें टॉप 30 कंपनियां शामिल होती है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE, इसका सूचकांक है निफ्टी, जिसमें टॉप 50 कंपनियां शामिल होती है। बुल और बियर, बुल किसे कहा जाता है? जो तेजड़िया होते हैं, अर्थात जिनकी आशा रहती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, उन्हें तेजड़िया। और बियर किसे कहा जाता है? जो नेगेटिव होते हैं, जो मंदड़िया होते हैं, अर्थात जो सोचते हैं कि मार्केट नीचे जाएगा, उन्हें बियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के टेनिस के खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? तो जर्मनी में आयोजित हुआ था। हिलब्रॉन नेकर कप 2024 जर्मनी में आयोजित हुआ। इसके विजेता सुमित नागल जी रहे और यह टेनिस का खेल था। हराया किसे? तो रीड शर्ट को हराए हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जर्मनी की बर्लिन, डेनमार्क की कोपेनहेगन और इटली की रोम। यहाँ पर रोम में किसका फाव का मुख्यालय है? खाद्य एवं कृषि संगठन का, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को होती है। 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना होती है। और बर्लिन जर्मनी में ही जो कोप फर्स्ट है, इसका आयोजन हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। लल्लन टॉप प्रश्न, एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसके द्वारा जीता गया? दीपा कर्माकर के द्वारा। फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड मेडल किसने? नीरज चोपड़ा ने जीता है भाला फेंक में। 36वां ला लीगा खिताब किसके द्वारा जीता गया? रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है, जो कि स्पेन का क्लब है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है? तो नाता प्रथा के विरुद्ध नोटिस जारी किया है 4 राज्यों को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा, मानव अधिकार आयोग के द्वारा। 4 राज्य कौन कौन से? यूपी, राजस्थान, गुजरात और MP। इन 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है कि यहाँ अभी भी नाता प्रथा प्रचलित है क्या यहाँ के लोगों में। तो नाता प्रथा क्या होती है? तो जो पिता होता है, यह अपनी बेटी का पैसों के द्वारा किसी को बेच देता है या पैसे लेकर इसकी शादी कर देता है। तो एक केस गया था मानव अधिकार आयोग में, एक बेटी को उसके पिता ने 2.5 लाख रुपए में बेच दिया था कहीं और, लेकिन जिस खरीदार था वह इन पैसों का भुगतान नहीं कर सका। इसके बाद 32,000 में और किसी को बेच दिया। फिर इस बेटी को यहाँ से लेकर 32,000 में और कहीं बेच दिया। तो इस केस की अभी सुनवाई करते हुए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा अभी नोटिस भेजा गया है 4 राज्यों को कि क्या आपके यहाँ नाता प्रथा अभी प्रचलित है और आपने इसे बंद करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए थे। तो यह नोटिस भेजा है। अनुच्छेद 23 के भी विरुद्ध है यह, जो मानव तस्करी को निषेध करता है। तो यह एक तरह मानव तस्करी का ही है कि पिता अपनी बेटी को पैसे लेकर किसी अन्य के हाथों बेच देता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसका एक्ट कब का है? 1993 का है। और इसके फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र जी, वर्तमान में अरुण कुमार मिश्र जी। लल्लन टॉप प्रश्न है, NCST अर्थात अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन अनुच्छेद 338A के तहत है और 89वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे अनुसूचित जाति आयोग से अलग किया गया था। अनुसूचित जाति आयोग का वर्णन अब अनुच्छेद 338 के तहत है। और OBC आयोग को संवैधानिक आयोग कब बनाया गया? तो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया था और इसका वर्णन अब 338B में है, पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए संवैधानिक आयोग का वर्णन। 11वां प्रश्न है, UK में किंग चार्ल्स III की फोटो वाले बैंक नोट का प्रचलन हुआ प्रारंभ कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। और अगर रिवीजन की यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हो सके तो इसे शेयर भी जरूर करें। अब कल के प्रश्नों का रिवीजन करते। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो यह कैमरून के हैं। पूर्व PM जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? नरेंद्र मोदी जी ने। UPI भुगतान प्रणाली के लिए NPCI से समझौता करने वाला पहला अमेरिकी देश कौन सा बन गया है? पेरू। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ तृष्णा मिशन पर सहयोग की घोषणा की है? फ्रांस के साथ। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइसविले में जीतने वाले पहली भारतीय फाइटर कौन बनी है? पूजा तोमर जी। किस देश के माउंट कनलाउन में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो यह फिलीपींस का ज्वालामुखी है। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है? तो ये वेल्लेन सुबैया जी हैं।
नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता कौन रही है? तो जू वेनजून इसकी विजेता रही है। विश्व महासागर दिवस 2024 कब मनाया गया? 8 जून को। इनायडू ग्रुप और रमोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रमोजी राव का निधन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में।